हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। आज हम बीएड व बीएसटीसी की ईपीसी जो डायरी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो टॉपिक्स है वो थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है भारतीय वैज्ञानिक। तो सबसे पहले जो भारतीय वैज्ञानिक उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे वो है एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे और उनका जो भी योगदान विज्ञान के क्षेत्र में उसको अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है प्रारंभिक परिचय। तो प्रारंभिक परिचय हेडिंग डाल लीजिए। इसमें लिखेंगे आप एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। मैं एक मुस्लिम परिवार का सदस्य था। मेरे पिता एक नाविक थे जिनका नाम जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। मेरी माता आइसमा एक गृहिणी थी। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर थी। मेरी एक बहन व 4 भाई थे जिसमें से सबसे छोटा था। मेरा बचपन हिंदू और मुस्लिम माहौल में बीता। मेरे पिता बड़े से बड़े मसलों को आम तमिल जुबान में सुलझा दिया करते थे। मेरे पिता मुझसे कहते थे जब आफत आए तो आफत को समझने की कोशिश करें। मुश्किल हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। मेरे पिता के साथ अहमद जलालुद्दीन नाम का एक व्यक्ति काम करता था जिससे मेरी दोस्ती हो गई। मैं उसके साथ हर शाम को सैर पर निकल जाया करता था। रामेश्वरम में जलालुद्दीन एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो इंग्लिश जानता था। वो हमेशा मेरे साथ साहित्य, विज्ञान व पढ़े लिखे लोगों की तरह बातें करता था। मैं अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम चला गया, जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दौरान मुझे रामेश्वरम की कमी खलने लगी और मैं वहाँ जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। रामनाथपुरम में मैं अपने शिक्षक अय्या दुर्राय सलामन का प्रिय छात्र बनता गया। वो कहा करते थे कि ज़िंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। पहली है ख्वाहिश, दूसरी है यकीन और तीसरा है उम्मीद। तो अगर आपने इन 3 चीज़ों पर अगर काबू पा लिया है तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। वो मेरे जो टीचर थे वो ये बात कहते थे। इसके पश्चात में आप हेडिंग डालेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इसमें लिखिएगा सन 1950 में मैंने आगे की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया, जहां मैंने अपनी बीएससी की डिग्री पूरी की और स्नातक करने के बाद मुझे पता चला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा विषय नहीं है। मैंने अपने सपनों को टटोला और मेरे मन में एक वार्ता उभरी, इंजीनियरिंग। इसलिए मैंने MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम पास कर लिया, पर मुझे दाखिला लेने के लिए 1000 रुपये की ज़रूरत थी। इसके लिए मेरी बहन जोहरा आगे आई और उसने अपने गहने गिरवी रखकर मेरी सहायता की। मैंने भी मन में प्रण लिया था कि अपनी मेहनत से मेरी बहन के गिरवी गहनों को छुड़वाऊंगा। मैंने 3 वर्षों तक MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान एक सीनियर ने प्रोजेक्ट को स्कॉलरशिप के प्रोजेक्ट के लिए 3 दिन के प्रोजेक्ट को मात्र 24 घंटों में पूरा कर लिया, जिससे मेरे प्रोफेसर बड़े प्रभावित हुए। इसके बाद में आगे लिखेंगे आप करियर। हेडिंग डाल लीजिए करियर। मैंने अपना करियर एयरफोर्स व मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बनाया और दोनों में ही अप्लाई कर दिया। दोनों से ही ज्वाइनिंग लेटर आया। मैं पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए दिल्ली गया, वहाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। फिर एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए देहरादून गया। वहाँ आए 25 व्यक्तियों में मुझे 9वां स्थान मिला, परंतु वहाँ ज़रूरत केवल 8 ही व्यक्तियों की ज़रूरत थी। वहाँ से निराश व उदास होकर दिल का बोझ कम करने के लिए मैं ऋषिकेश चला गया। वहाँ मैंने गंगा स्नान किया, जहाँ मुझे सफ़ेद धोती में लिपटे गौतम बुद्ध जैसे दिखने वाले, यहाँ तक लिख लीजिए आप, आगे लिखेंगे आप शिवानंद मिले, उन जिन्होंने मुझे दिल्ली बुलाकर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर नियुक्त पत्र दिया।
जहां मुझे 250 रुपये प्रतिमाह दिया गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों में लिखेंगे आप, आगे हेडिंग डाल लीजिए वैज्ञानिक उपलब्धियाँ। मैंने 1962 में इसरो से जुड़कर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहते हुए पहला स्वदेशी उपक्रम SLV थर्ड को लॉन्च किया, जो विश्व में उभरते हुए भारत के लिए एक बड़ी सफलता रही। अगिल के राष्ट्रपति के रूप में मुझे अपनी उपलब्धियों के चलते बीजेपी सरकार के समय राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और 25 जुलाई 2002 में मैंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। ये देखिए APJ अब्दुल कलाम थे, वो इस प्रकार के दिखते थे। आपने कभी ना कभी APJ अब्दुल कलाम को देखा ही होगा। इन्होंने देश के लिए अभूतपूर्व योगदान किया। इन्होंने परमाणु वगैरह, जो आज अपन जो चीज़ देख रहे हैं, वो परमाणु, जो पोखरण में जो परमाणु विस्फोट था, जो परीक्षण था, वो परीक्षण इनके दम पर ही किया गया था। इन्होंने अपना जो सर्वस्व था वो देश को अर्पण कर दिया था। देश के खातिर ये हमेशा ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने कभी तक आज दिन तक शादी नहीं की थी। इनके मरणोपरांत भी इन्होंने पूरा जो कार्य था वो देश को समर्पित कर दिया था। तो इसके पश्चात जो अगले वैज्ञानिक थे वो थे जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि जगदीश चंद्र बोस का जो वैज्ञानिक के क्षेत्र में, जो भारतीय जो वैज्ञानिक थे, इनके विज्ञान के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था, इन्होंने अब विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी और देश को क्या क्या चीज़ें समर्पित करके ये गए थे। ये इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की थी जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकी। इनको कभी भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। तो लिखिएगा सबसे पहले, मेरा जन्म या नाम जगदीश चंद्र बोस है। मेरा जन्म 30 नवंबर 1858 को मेहमन सिंह गांव बंगाल में हुआ था। मेरे पिता का नाम भगवान दास बोस था। मेरी 11 वर्ष उम्र तक स्वयं के गांव में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैं कलकत्ता चला गया, जहां मैंने जेट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया और जहां मेरी रुचि जीव विज्ञान में बढ़ने लगी। परंतु वहां पर भौतिकी के एक व्याख्याता ने मुझे भौतिकी शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया, जिसका नाम प्रोफेसर फादर लॉफेड था। मैंने भौतिकी शास्त्र में BSc की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद मैं चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए लंदन चला गया, परंतु वहां मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और मुझे वापस लौट आना पड़ा। तब मैंने चिकित्सक बनने का विचार छोड़ दिया और उसके पश्चात मैं कैम्ब्रिज के क्राइस्ट महाविद्यालय से BA की डिग्री ली। उसके बाद 1885 में स्वदेश लौट गया और भौतिकी विज्ञान के सहायक यहाँ BA नहीं है, BSc कर लीजिएगा आप। भौतिक विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन करने लगा। उस कॉलेज में 1915 तक कार्यरत रहा। उस समय भारतीय अध्यापकों को अंग्रेजी अध्यापकों की तुलना में 1/3 वेतन दिया जाता था। इसका मैंने बहुत विरोध किया तथा 3 वर्षों तक बिना वेतन के कार्य किया, जिसके कारण मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, और यह कमज़ोर हो गया और मुझ पर काफ़ी कर्ज हो गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए मैंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। चौथे वर्ष मैंने जीत हासिल की और मुझे पूरा वेतन मिलने लगा। प्रेसिडेंसी कॉलेज में सेवा निवृत्त होने पर 1917 ईस्वी में मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता की स्थापना की और 1937 में इसका निर्देशक रहा। यहाँ तक लिख लीजिए आप। इसके पश्चात में आगे और भी इनकी उपलब्धियाँ थी, उनको लिखेंगे आप। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, क्या चीज़ बनाई, किसके बारे में खोज की, तो वो चीज़ों को अपन लिखेंगे। इन्होंने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन्होंने बेतार से संकेत यानी वायरलेस, बिना तार के संकेत। वायरलेस का मतलब आप समझते हो, जैसे आप टेलीफोन में कॉल करते हो तो वो वायरलेस कॉल होती है, तो बेतार संकेत, तो वायरलेस कॉल वाली वो इन्हीं की थी। बिना तार के संकेत भेजने में असाधारण प्रगति की और सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालों का प्रयोग करना शुरू किया। इन्होंने रेडियो जो संदेश होते हैं उनको पकड़ने के लिए अर्धचालक का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। लेकिन अपनी खोजों से व्यावसायिक लाभ उठाने की जगह इन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया। इन सारी चीज़ों को इन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया, कहने का मतलब उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। उसका कारण क्या था वो लिखिएगा आगे। अन्य शोधकर्ता इन पर आगे आकर शोध कर सके। इन्होंने इसके बाद वनस्पति जीव विद्या में अनेक खोजें की। इन्होंने एक यंत्र केस्कोग्राफ का आविष्कार किया और इसमें विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रियाओं को अध्ययन किया।
इस प्रकार इन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पति और पशुओं के उत्तकों में काफ़ी समानता है। ये पेटेंट प्रक्रिया के बहुत विरुद्ध थे और मित्रों के द्वारा कहने पर इन्होंने एक पेटेंट के लिए आवेदन भी किया, लेकिन फिर भी इन्होंने आवेदन कर दिया। इन्हें रेडियो का पिता माना जाता है। तो ये हो गया आपके वैज्ञानिक। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।